हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक अभी जो चल रहा है वो है वैदिक पीरियड। उसमें हम लोग ऋग वैदिक काल को देख रहे हैं, ठीक है। और आज की क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब तक हमने 40 लगभग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन आंसर्स तमाम बार बार क्वेश्चनों एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, प्लस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का एक सबसे बेहतरीन जरिया होता है क्वेश्चन आंसर, ठीक। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल में विश्व शब्द का क्या अर्थ था। विश्व, तो ये शब्द तो अभी आपने नहीं देखा, लेकिन आपने विश्व देखा ना। विश्व देखा, तो यही विश्व ही विश्व है, ठीक है। और इसकी कैटेगरी क्या थी? परिवार को कुल कहा जाता था, जनजाति जन होता था, लोगों का समूह या जो कबीला होता था यही क्या कहलाता था? विश्व, ठीक है। तो इसी को क्या कहते थे? विश्व, या इसी को विश्व कहा जाता है। इसका प्रयोग लोगों के समूह या कबीले के लिए किया जाता था। ये जो प्रशासनिक इकाई थी जन, उससे क्या होती थी? छोटी। कई विश्व मिलकर के क्या बन जाते थे? जन। सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। कई कुल मिलके क्या बनते थे? जन। कई कुल मिलके ग्राम। और ग्राम कई मिलके क्या बनते थे? विश्व। सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी? जन। तो विश्व का प्रमुख क्या कहलाता था? विश्वपति। ये जनजातीय शासन व्यवस्था को दर्शाता है, जहाँ समाज क्या था? वो कबीलाई संरचना पर आधारित था। शुरुआत ही कबीलाई संरचना से होती है। क्लियर? ऋग वैदिक काल में सेनानी का क्या कार्य था? सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे हैं, अब सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ध्यान से देखिए और आंसर तक खुद को पहुँचाने का प्रयास करिए। ये कर संग्रहण करता था, सेना का नेतृत्व करता था, धार्मिक अनुष्ठान करता था या न्याय का काम करता था। तो सेना का नेतृत्व करने का काम किसका था? सेनानी का, ठीक है। तो ये सेना का नेतृत्व करता था। ऋग वैदिक काल में जो सेनानी होता था वो सेना का प्रमुख होता था, युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता था। ऋग वैदिक समाज में युद्ध जो थे वो क्या थे? बिल्कुल आम थे, जनरल थे। विशेष करके पशुधन, भूमि के लिए, इनके लिए क्या होता था? युद्ध होता था, ठीक है। इसलिए सेनानी का पद जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता था और वो राजा का प्रमुख सहयोगी होता था, राजा के दिशा निर्देश में काम करता था, ठीक। ऋग वैदिक काल में पुरोहित की स्थिति कैसी थी? सामान्य थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, कमज़ोर थी, सीमित थी। तो पुरोहित जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में थे। ये राजा के प्रमुख सलाहकार के रूप में भी काम करते थे और यज्ञ करवाना इनका काम होता था। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे प्रसिद्ध पुरोहितों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। पुरोहित जो है वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों मामलों में प्रभावशाली होते थे। राजा के निर्णयों पर ये क्या करते थे? प्रभाव डालते थे, ठीक है। जो राजा का निर्णय होता था उसमें ये एक तरीके से सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभाते थे। ऋग वैदिक काल में ग्रामीणी कौन था? ग्रामीणी गांव का प्रमुख, सेना प्रमुख, पुरोहित या व्यापारी? कौन? गांव का प्रमुख क्या कहलाता था? ग्रामीणी, ठीक है। गांव का प्रमुख होता था, वो प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था इन सब को बनाए रखने का काम करता था। ग्रामीणी स्थानीय स्तर पर राजा का प्रतिनिधित्व होता था, ठीक है। राजा का प्रतिनिधित्व स्थानीय स्तर पर करता था और इससे स्पष्ट होता है कि ऋग वैदिक काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो व्यवस्थित थी और संगठित थी, ठीक। ऋग वैदिक काल में सप्त सिंध क्षेत्र का क्या महत्व था? सप्त सिंध क्षेत्र धार्मिक स्थल था, आर्यों का निवास क्षेत्र था, व्यापार केंद्र था या युद्ध स्थल था? तो ये क्या था? यहाँ आर्य निवास करते थे, उसी को क्या कहा गया था? सप्त सिंध क्षेत्र, ठीक है। इसमें 7 नदियाँ शामिल थीं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, ठीक। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था जिससे पशुपालन और कृषि का इसमें विकास हुआ। ऋग्वेद में इन नदियों का बार बार उल्लेख हुआ है, जिसमें सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा है। अश्व, ऋग्वेद काल में अश्व का क्या महत्व था? घोड़े का महत्व क्या था? धार्मिक कार्य के लिए था, युद्ध परिवहन के लिए था, व्यापार के लिए था, कृषि के लिए था? तो घोड़े का काम होता था युद्ध और परिवहन में, ठीक है। घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है ऋग वैदिक काल में। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा नहीं है, ठीक है। उसका नामो निशान एकाध साइड पे कुछ हड्डियाँ मिली हैं बस, लेकिन हड़प्पा के बाद ऋग वैदिक काल में घोड़ा एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु हो जाता है, ठीक है। घोड़े का प्रयोग युद्ध और परिवहन में किया जाता था। रथों में घोड़ों को जोड़ा जाता था। घोड़ा शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इससे आर्यों की जो गतिशील थी
जीवन शैली थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। ऋग्वैदिक काल में गाय का क्या महत्व था? धार्मिक था, आर्थिक संपत्ति थी, परिवहन था, व्यापार था? बताओ। तो गाय क्या थी? आर्थिक संपत्ति। गाय को धन माना जाता था। ठीक है, गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। गायों के लिए युद्ध होते थे, जिनको क्या कहा जाता था? गविष्टि। गाय के लिए जो युद्ध होते थे उनको क्या कहते थे? गविष्टि। दूध, दही, घी ये मुख्य भोजन थे। ठीक है, दूध, दही, घी, और इसीलिए गाय आर्थिक जीवन का आधार थी और संपत्ति का प्रमुख स्रोत मानी जाती थी। गाय क्या मानी जाती थी? संपत्ति का स्रोत। किसके पास जितनी गाय उतनी ज़्यादा संपत्ति। ठीक। ऋग्वैदिक काल में दास शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? ठीक है, किसान के लिए, शत्रु के लिए, व्यापारी के लिए, पुरोहित के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। शत्रु के लिए दास शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? शत्रुओं के लिए। ये जाति आधारित नहीं था, ये शब्द विरोधी जनजातियों के लिए उपयोग किया जाता था। बाद में दास शब्द का अर्थ किससे हो गया? गुलाम के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, बाद में दास गुलाम हो गया, पहले इनको किस रूप में यूज किया जाता था? शत्रु के रूप में। समिति का क्या काम था ऋग्वैदिक काल में? हमने आपको 3 संस्थाओं के बारे में बताया है, सभा, समिति और विदत। तो समिति का काम क्या था? राजा का चुनाव करना। ठीक है, राजा का चुनाव करने का काम किसका था? समिति का। ऋग्वैदिक काल में ये महत्वपूर्ण संस्था है, आम जनता इसमें भाग लेती है, राजा का चुनाव करती थी, महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। समिति को लोकतांत्रिक संस्था माना जाता है। ठीक है, राजा समिति के प्रति उत्तरदायी होता था। बात समझ में आ रही है? और ऋग्वैदिक काल में प्रमुख नदी कौन सी थी? गंगा, सरस्वती, नर्मदा और गोदावरी। तो आंसर क्या होगा? सरस्वती। इसका सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है सरस्वती का। इन्हें क्या कहा गया है? नदी तमा, जिसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ नदी। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास सरस्वती नदी के आसपास हुआ था, है ना। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत कम मिलता है लेकिन कम है, क्योंकि ये लोग उसी क्षेत्र में थे, गंगा की तरफ अभी नहीं बढ़े। ठीक, समझ में आया?